हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बात करेंगे समसूत्री भाजन के बारे में। इसे सूत्री भाजन भी कहा जाता है और अंग्रेजी में माइटोसिस कहते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये कक्षा 11 की बायोलॉजी में आता है, 11 एग्रीकल्चर में आता है यानी कृषि वनस्पति विज्ञान में आता है, और 12 एग्रीकल्चर यानी कृषि जंतु विज्ञान में भी ये टॉपिक आता है। तो पहले पार्ट में आप इसके बारे में काफ़ी जान चुके थे, तो आगे उसी के जानेंगे। तो आज के टॉपिक में आप समझेंगे कि जो समसूत्री भाजन है ये 2 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। पहले इसमें केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद कोशिकाद्रव का विभाजन होता है। तो आज आप जानेंगे केंद्रक के विभाजन के बारे में, और इस केंद्रक के विभाजन के अंतर्गत जो होता है 4 अवस्थाएं आती हैं। पहली होती है पूर्वावस्था, दूसरी होती है मध्यावस्था, तीसरी होती है पश्चावस्था और चौथी होती है अंत्यावस्था। तो आज के टॉपिक में स्पेशली आप सिर्फ पूर्वावस्था के बारे में जानेंगे कि पूर्वावस्था में क्या क्या होता है, और इसके साथ ही कुछ अधिक जानकारी, एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको इसमें मिलेगी कुछ चीज़ों की। तो आइए चलते हैं वीडियो पे। तो केंद्रक का विभाजन जो है वो 4 अवस्थाओं में होता है, तो जिसमें से नंबर 1 है पूर्वावस्था, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोफेज। तो प्रोफेज में क्या होता है, एक ऊपरी ऊपरी इसको पहले समझ लेते हैं, इसका एक कंक्लूजन कि इसमें क्या हमको जानना है। तो केंद्रक का विभाजन जो होता है ये पहली अवस्था है। जो पूर्वा अवस्था होती है ये केंद्रक विभाजन में सबसे पहली अवस्था होती है, इसी के बारे में पढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो क्रोमैटिन धागे होते हैं उनका कुंडलीकरण होता है। क्रोमैटिन धागे क्या होते हैं, पिछली वीडियो में बताया भी गया था, यहाँ पे फिर से बता देते हैं कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन ये तीनों ही मिलकर के जो मटेरियल बनाते हैं और वो सूत्रनुमा होता है, धागे नुमा होता है, उसी को क्रोमैटिन कहा जाता है। तो धागे नुमा इसलिए क्रोमैटिन धागे कहते हैं उसको। तो इसमें क्या होगा, पूर्वावस्था में क्रोमैटिन धागों का कुंडलीकरण होगा। कुंडलीकरण का मतलब होता है कॉइल के रूप में, जैसे स्प्रिंग होती है घुमावदार, तो उसी फॉर्म में ये आपस में पास में आएंगे। जैसे ये लंबा धागा है और ये क्या है, ये ऐसे ऐसे फिर आपस में कॉइलिंग करने लगे, कुंडली बनाने लगे। जैसे सांप होता है, होता तो लंबा है लेकिन जब वो बैठता है तो फिर वो कुंडली मार करके बैठ जाता है, यानी कि अपने आप को उसने लपेट लिया। तो ये इसमें होता है। फिर इसके साथ में क्या होगा, इसमें जो केंद्रक कला होती है, जो केंद्रिका होती है, वो लास्ट तक में गायब हो जाती है। केंद्रक कला क्या होती है कि देखिए, जो बना हुआ है केंद्रक है, और केंद्रक के बाहर का जो आवरण होता है उसी को केंद्रक कला कहते हैं। तो ये यहाँ पे दर्शाया गया है केंद्रक कला इसमें और इसमें। तो इसमें केंद्रक कला और केंद्रिका, इसके अंदर एक जो है पदार्थ मिलता है और उसको केंद्रिका कहते हैं। तो उन्हीं की बात हो रही। तो ये तो एक शॉर्ट में था कि ये चीजें इसके अंदर होंगी, लेकिन कैसे होंगी वो डिटेल में आगे जानते हैं, समझते हैं इसके बारे में। तो ये जो उपर्युक्त क्रियाएं हैं क्रमिक रूप से निम्नानुसार होगी। तो ये जो वाली जो क्रियाएं हैं ये क्रम बाई क्रम कैसे होंगी, तो जानते हैं कि ये जो क्रोमैटिन जाल होता है, इसके जो धागे होते हैं वो कुछ मोटे और घने होते हैं। तो देखिए, सबसे पहली ये जो पूर्वावस्था है इसको भी अध्ययन की सुविधा के लिए 3 उप अवस्थाओं में बांटा गया। उसके अंतर्गत क्या है, पूर्व पूर्वावस्था, यानी पूर्वावस्था में भी जो सबसे पहले हो रहा है उसको पूर्व पूर्वावस्था कहते हैं। इसके बाद है मध्य पूर्वावस्था, यानी इसके बाद जो चीज हो रही है, यानी बीच की पूर्वावस्था है, तो उसको मध्य पूर्वावस्था कहते हैं। और जो लास्ट में फिर होती है तो उसको अंतिम पूर्वावस्था कहते हैं। तो पूर्व पूर्वावस्था में क्या हो रहा है कि ये जो पतले पतले दिख रहे हैं धागे, यही क्या है, क्रोमैटिन जाल है। क्रोमैटिन ये आपस में, ये देखिए क्रॉस किए हुए एक दूसरे से, और भी होंगे यहाँ पे। तो इस तरह से एक दूसरे पे लिपटे रहते हैं और पास में रहते हैं। तो जाल धागा, जैसे जैसे पतंग उड़ाने वाला जो धागा होता है, कभी वो उलझ जाता है तो बिल्कुल सा जाल सा नेटवर्क बना लेता है आपस में मिल करके। तो कुछ वैसा ही ये जो क्रोमैटिन जाल है कि जो धागे हैं ये क्या होंगे, मोटे होंगे, घने होंगे इसमें। तो आगे ये देख रहे हैं आप इसमें कि मध्य पूर्वावस्था में क्या हो रहा है कि यही क्रोमैटिन जो धागे हैं ये देखिए यहाँ पे कुछ मोटे हो गए हैं, ये मोटे हो गए हैं इसमें। फिर क्या, क्रोमैटिन स्प्रिंग के समान क्वाइलिंग हो करके छोटे मोटे गुणसूत्र बनाते हैं। तो अब यही क्या होंगे, यहाँ पे हो रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, मिल करके इन्होंने छोटे और थोड़ा मोटे, देखिए ये लंबे थे
ये लंबे थे लेकिन ये छोटे हैं, इनकी लंबाई कम है और ये मोटे हैं और इन्हीं को गुणसूत्र कहा जा रहा है। सूत्र होता है वो दो अर्ध गुणसूत्रों से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर एक ये आधा और एक ये आधा, ठीक है, या यहाँ पे समझ लीजिए ये इस तरह से, ये एक आधा और ये एक आधा, तो आधा गुणसूत्र मिलकर के ही पूरा बनाता है पूरा गुणसूत्र, यानी उसी को गुणसूत्र कहते हैं। तो ये आधा है इसीलिए इसको अर्ध गुणसूत्र कहा जाता है। तो ये यहाँ पे अर्ध गुणसूत्र दर्शाया गया है। और ये जो अर्ध गुणसूत्र होता है इसी को हम क्रोमैटिड भी कहते हैं अंग्रेजी में, इसको क्रोमैटिड कहा जाता है। और ये जिस जगह से आपस में जुड़े होते हैं बीच में उसको सेंट्रोमियर कहते हैं, हिंदी में इसी को गुणसूत्र बिंदु कहते हैं, यहाँ पे बताया भी गया है। तो ये इस तरह से पहले क्या हुआ, पहले लंबे पतले धागे क्रोमैटिन थे, जालनुमा थे, ये बाद में धीरे धीरे कुछ मोटे और घने हो जाते हैं और अर्ध गुणसूत्र बनाते हैं, दो आधे आधे गुणसूत्र और पूरा मिलकर के गुणसूत्र कहलाता है। ये जो अर्ध गुणसूत्र है ये आपस में जिस जगह से जुड़े होते हैं उसको सेंट्रोमियर कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में उसको गुणसूत्र बिंदु कहा जाता है। फिर क्या होता है कि इसी गुणसूत्र के पास में मैट्रिक्स नाम का एक द्रव पदार्थ होता है, मैट्रिक्स नाम का, और वो इनके पास रह करके इनको और थिकनेस देता है और मोटापन प्रदान कराता है इनके चारों ओर रह करके। यहाँ पर जो केंद्रक द्रव होता है तो इसी में मैट्रिक्स पदार्थ होता है और वो इनके पास ऊपर आकर के लिपट जाता है, तो ये उसको और मोटापन देते हैं। आगे जानते हैं कि अंत तक केंद्रिका केंद्रक कला समाप्त हो जाते हैं, गुणसूत्र मध्य रेखा की ओर बढ़ने लगते हैं। तो लास्ट में क्या हो रहा है कि इसमें अब आप देखेंगे यहाँ पर ये केंद्रक कला पूरी बनी हुई थी, इसमें धीरे धीरे केंद्रक कला समाप्त होना स्टार्ट हो रही थी और यहाँ पर पूरी तरह से वो समाप्त हो चुकी है। और यहाँ पर ये केंद्रिका भी देखिए मोटी है और धीरे धीरे केंद्रिका भी विलुप्त हो गई है और हो रही है, फिर पूरी तरह से यहाँ पर केंद्रिका खत्म हो चुकी है। और ये गुणसूत्र जो होते हैं बीच मध्य रेखा का मतलब है सेंटर में क्या होते हैं, व्यवस्थित होने लगते हैं। ये सारी प्रक्रिया केंद्रक के अंदर चल रही है, कोशिका पूरी ऐसे होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है। तो अभी जो है ये सारी घटना कहाँ चल रही है, जो गुणसूत्रों की बात हो रही है सब केंद्रक के अंदर चल रहा है। तो उसी में इस तरह की घटनाएं इसमें हुई है। और आगे जानते हैं कि जंतु की कोशिका में जो है तारक केंद्रक जो है दो भागों में विपरीत ध्रुव पर जाते हैं और प्रत्येक पुत्री तारक केंद्रक से स्पिंडल फाइबर बनते हैं। इसको देखिए जानते हैं, यहाँ पर ये तारक केंद्र की बात की गई है। ये कह रहा है कि जो जंतुओं की कोशिका होती है, जानवरों की, मनुष्य की जो कोशिका होती है उसमें तारक केंद्रक मिलता है। तो ये जो है ये तारक केंद्रक है और दो भाग में बट करके ये तारक केंद्रक पहले एक था और ये एक से दो हो गए हैं और ये इधर की ओर जा रहा है। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक आ गया और फिर इसमें दर्शाया गया कि यहाँ से यहाँ तक आ गया और लास्ट में ये अपने तरफ ये यहाँ पे पहुंच गया और ये यहाँ पे पहुंच गया। तो तारक केंद्रक क्या है, दो भाग में बट करके विपरीत जगह पे चला गया। अब इसका क्या रोल होता है समसूत्री भाजन में आखिर तारक केंद्रक का, तो तारक केंद्रक पहले जब समझ लीजिए क्या होता है कि जो तारक काय होता है, दो तीन शब्द है यहाँ पर, तारक काय, तारक केंद्रक और होता है गुणसूत्र बिंदु, ये हिंदी में है। तारक काय के अंदर ही तारक केंद्रक मिलता है और तारक काय जो होता है एक अंगक होता है। अंगक किसको कहते हैं, कोशिका के अंदर जैसे माइटोकार्डिया पाई जा रही है, हरित लवक पाया जाता है पादप की कोशिका में, गाल्जी काय पाया जा रहा होता है, केंद्रक पाया जा रहा होता है, ये सभी चीजों का पाया जाना ही क्या होता है, अंगक कहलाता है। कोशिका के ये अंग है इसीलिए इनको कहा जाता है कोशिकांग कहा जाता है। तो ये क्या है, ये कोशिकांग होते हैं। तारक काय भी इसी तरह से, इस तरह से माइटोकांड्रिया है एक कोशिकांग, उसी तरह से ये भी एक कोशिकांग है। तो तारक काय के अंदर ही तारक केंद्रक होता है। अब ये गुणसूत्र बिंदु क्या है, तो अभी बताया गया था कि जो गुणसूत्र होते हैं वो जिस जगह से आपस में जुड़े होते हैं उसी को गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पे बात चल रही थी तारक केंद्रक के बारे में। तो ये बट करके एक से दो दो हो गए, ठीक है, ये यहाँ से बटना स्टार्ट हुआ और ये यहाँ पे इधर और फिर ऐसे यहाँ से यहाँ पे आ गया। तो आखिर इसका काम क्या है, ये क्या इतना इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, ज्यादातर लोग इसके बारे में बात नहीं करते, बस ये बताते हैं गुणसूत्र मोटे हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, घने हो जाता है, ऐसा हो जाता है, बढ़ जाता है।
जबकि ये बहुत रिस्पॉन्सिबल है, इसके बारे में बहुत कम बात होती है पढ़ाते वक्त। तो ये क्या करता है, दो पुत्री तारा केंद्रक बना लेता है और इनसे फिर बनता है स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर को हिंदी में कहते हैं तरकु, तरकु रेशे। तो ये जो बन रहा है यहाँ पर बनना स्टार्ट हो गया था इस तारा केंद्रक से, इसी को तरकु रेशे कहते हैं। अब इनका काम क्या होता है, तरकु रेशे जो होते हैं ये एक तरह से आकर्षण बल लगाते हैं, खिंचाव रखते हैं। किस पे खिंचाव रखते हैं, जो गुणसूत्र हैं उस पर खिंचाव रखते हैं। जैसे कहा जाए कि कुछ लोहा रखा गया, इधर भी एक मैग्नेट रखा है, इधर भी मैग्नेट रखा। अब दो मैग्नेट के बीच में कोई लोहे का टुकड़ा रखा, अब दोनों ही समान पावर के हैं ये, तो कहीं ना कहीं इसको बैलेंस करके रखेंगे। वो लोहे के टुकड़े को इधर उधर कहीं नहीं जाने देंगे। वो अपनी तरफ खींचना चाहेगा, वो अपनी तरफ खींचना चाहेगा, जिसका फोर्स ज्यादा होगा वही खींचेगा। तो यहाँ पर एक तरह से आप समझ लीजिए कि ये चुंबक का काम करते हैं, मैग्नेट का काम करते हैं ये, और ये जो है गुणसूत्रों को अपनी अपनी ओर खींचने का काम करते हैं। ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ इसको खींच रहा है, और इसका कहीं ना कहीं फोर्स इस पे भी लगेगा। तो गुणसूत्रों को व्यवस्थित करने के लिए, मेंटेन करने के लिए उनको, कि वो अपनी सही यथा स्थिति में बने रहे, उचित स्थिति में बने रहे, तो ये काम जो करवाता है ये स्पिंडल रेशे कराते हैं। स्पिंडल रेशे का मतलब एक तरह से बांध के रखना। पौधे में भी होना है ये वाला विभाजन समसूत्री, लेकिन पौधे की कोशिकाओं में ये जो है स्पिंडल फाइबर नहीं बनता है। किसके जरिए, तारक केंद्रक के जरिए नहीं बनता है। यानी कहा जाए कि जो तारक काय है ये होता ही नहीं है पौधे की कोशिकाओं में। तारक काय नहीं है इसका मतलब क्या है, तारक केंद्रक नहीं है उसके अंदर। तो फिर ये काम कौन करेगा, ये जो गुणसूत्र को जोड़ने का जो काम करता है, आधे आधे गुणसूत्रों को, जिसको गुणसूत्र बिंदु कहा जाता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये ही बनाता है स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर बनता है लेकिन तारक काय के जरिए नहीं। किसमें, पौधे की कोशिकाओं में। जंतु की कोशिकाओं में तो तारक काय बनाएगा, गुणसूत्रों का बंटवारा करना है, खिंचाव करना है अपनी तरफ, तो ये काम जो है गुणसूत्र बिंदु करता है, जिसको सेंट्रोमियर अंग्रेजी में कहते हैं। इस तरह से ये पूर्वावस्था, मध्य पूर्वावस्था और अंतिम पूर्वावस्था हुई। इसमें देखिए लास्ट में ये क्या है, एक एस्टर शब्द दिया हुआ है कि जो इस तरह की संरचना बनी है ये एस्टर कहलाती है। एस्टर क्या होती है, ये भी तारक केंद्रक के जरिए ही बनी हुई संरचना होती है। ये माइक्रोट्यूब्यूल नाम की प्रोटीन होती है, और ये बड़े पैमाने पर, अब जैसे जैसे इधर जा रही है, अब ये बड़े पैमाने पर अपने एक तरह से कह सकते हैं आकर्षण क्षमता को दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं और इनको मेंटेन करते हैं। तो एस्टर कहीं पर वर्ड आ जाए तो अब कंफ्यूज मत होइएगा। इस तरह से समसूत्रों के बारे में जानकारी थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसकी जो बाकी की अवस्थाएं हैं, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।